भाई कार्डियो जो होता है लड़कियों के लिए बेसिकली वो पहले करना चाहिए वेट ट्रेनिंग से या बाद में। हमारे जिम में भी लाइव एग्जांपल हुआ था, गौरव भाई की छाती पर रॉड गिर गई थी, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अब तक रिकवरी नहीं हुई है और निशान पूरा छप। भाई प्रोटीन पाउडर कितना इंपॉर्टेंट है मेरी मसल रिकवरी या मसल बिल्डिंग के लिए? क्या बेंच मूवमेंट ज़्यादा बेटर रहती है डंबल प्रेस मूवमेंट? चौधरी फिटनेस में और नो पार्टनर वर्कआउट सीरीज का आज रहेगा डे 3 और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अकेला बिना किसी पार्टनर के अपनी चेस्ट को कैसे ट्रेन करता हूं। दोनों लड़के और लड़कियों के लिए वर्कआउट बिल्कुल कंप्लीट वर्कआउट बताऊंगा। टोटल इसके अंदर केवल मैं सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी बेंच प्रेस से और वार्म अप सेशंस में लूंगा मैं अपने पुशअप्स का पहले जो क्वेश्चन आ रहा था उसको रिजॉल्व कर लेते हैं कि पहले मारने चाहिए पुशअप्स वर्कआउट के बीच में मारने चाहिए या फिर आपको वर्कआउट करने के बाद मारने चाहिए। पहले पुशअप दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके साथ साथ क्वेरी भी कंप्लीट करा दूंगा। फंडा ये है कि अगर आपको मसल्स में थोड़ा सा आपको ये फील होता है कि यहाँ पर आपके फाइबर ज़्यादा फट रहे हैं वर्कआउट के बाद और सोरनेस आ रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अपने चेस्ट वर्कआउट से पहले अपने पुशअप्स लगा लो। 15 से 20 रेपिटेशन के 4 से 5 सेट अगर कंप्लीट कर लोगे, लेकिन हाँ हर बार इसको परफॉर्म करोगे तो आप अपनी जो पहली एक्सरसाइज है यानी बेंच प्रेस उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजर आपका फोकस आपकी बेंच मूवमेंट्स के ऊपर डंबल मूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन कि आप पुशअप ही लगाए जा रहे हो। बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या वर्कआउट के बीच में आप इनको परफॉर्म कर सकते हो? हाँ बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन वहां पर फिर फंडा ये चलेगा कि आपको ये भी 1 से 2 हफ्ते ही परफॉर्म करना है अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। यानी अगर आपको बेंच पे स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, लेकिन जब आप बीच में पुशअप्स मारोगे ना आप अपना हैवी लोड नहीं ले पाओगे। आप पहले महीने के अंदर पहले पुशअप्स कंप्लीट कर लो, जिन आप एक बिगिनर हो अगर आप पहले महीने के अंदर स्टार्टिंग में पुशअप्स लगा लो। जब दूसरा महीना स्टार्ट होता है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी एक्सरसाइज के बीच में पुशअप्स लगाओ 1 से 2-3 हफ्ते के लिए, और फिर जब आप एक अच्छे खासे लेवल पे आ जाओ कि हाँ मेरी ट्रेनिंग काफी अच्छी जा रही है, आप तीसरा महीना जब चढ़ेगा आप वर्कआउट खत्म करने के बाद पुशअप लगाना, हालत खराब हो जाएगी 10-12 पुशअप लगाने में भी। हमारा पहला सेट जो रहेगा वो 10 kg से मैंने स्टार्ट किया था, 20 रेपिटेशन, फिर 18 रेपिटेशन, फिर 2 रेप में कम करता चला गया था। और यहाँ पर नो पार्टनर वर्कआउट सीरीज में ना मैंने वार्म अप कम लिया है, सीधा 5 किलो और 10 किलो की प्लेट लगाई थी एक तरफ, और फिर मैंने 25 किलो से कम 3 सेट ट्रेन करे हैं, यानी दोनों तरफ 10-10 किलो का पहला सेट, फिर 15-15, 20-20 और 25 पे आके मैंने ब्रेक ले लिया। 25 पे मेरा पहला सेट बना था 12 रेपिटेशन का, फिर 10 रेपिटेशन का, और ये लास्ट सेट था 8 रेपिटेशन का। यानी टोटल जो बेंच प्रेस के मेरे सेट्स जाएंगे वो 6 से 7 सेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं डंबल्स के साथ परफॉर्म नहीं करूंगा, आज मैं रॉड परफॉर्म करूंगा, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो इंक्लाइन बेंच हो। एंड सेकंड क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बेंच मूवमेंट ज़्यादा बेटर रहती है डंबल प्रेस मूवमेंट? अगर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो बेंच के पास जाओ एंड मसल फाइबर्स को अच्छे से तोड़ना है तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर बिगनर हो ना तो डंबल्स भी परफॉर्म कर सकते हो, सेम गोज फॉर दैट ऑल्सो। 15, 16, 17 किलो से शुरू करना है उसको, 15, 17.5, 20, और अगर 25 उठा पा रहे हो, आपका लास्ट सेट डंबल्स का वो रहना चाहिए जहां पर आप 12, 10 और 8 रेपिटेशन निकाल सको, चाहे वो बेंच हो चाहे वो डंबल हो। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी हमारी फ्लाइज, रेदर देन डंबल या फिर मैं बटरफ्लाई की जगह पेक डेक की जगह अपनी इस मशीन पे लगा रहा हूँ, क्योंकि इस वर्कआउट के अंदर ना हम जो इंक्लाइन बोलते हैं उसको नहीं परफॉर्म करेंगे, केबल फ्लाइज को हम इस पर पेक डेक की तरह इसको फॉर्म में यूज करेंगे। इसका रीजन बता देता हूँ, जब पेक डेक पे परफॉर्म करता हूँ ना मेरे को यहाँ पर आकर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है पेक डेक मशीन पे यहाँ पर आकर, लेकिन जब फ्लाई में परफॉर्म कर रहा हूँ ना लास्ट सेट भी रहेगा मेरा लाइट वेट ही रहेगी, एक्सरसाइज ज़्यादा हैवी मत मारना इस पर। क्यों? उसके पीछे रीजन ये, आपको जो मसल फाइबर है ना वो यहाँ पर पूरा ओपन करना है, ये यहाँ पर जाकर ना पेक डेक में यहाँ रुक जाते हैं, और अगर पेक डेक की मशीन को ज़्यादा पीछे कर दूंगा तो मेरे शोल्डर एंगेज हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे को मजा क्या आता है, ये पूरा फाइबर खुल जाता है। इस फाइबर के ओपन होने की वजह से मेरे को 2 फायदे मिलते हैं। एक तो मेरी मसल राउंडनेस जो यहाँ से वीक रहती है, जब मैं साइड चेस्ट का पोज कवर करूँगा तो मेरा यहाँ का राउंडनेस भी खत्म नहीं होगा, वो भी दिखेगा अच्छे से। एंड एज अ बिगनर मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे काम आएंगी, बट हाँ अगर अभी से ध्यान दोगे तो आगे फिर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी, मसल इम्बैलेंस वगैरह में।
लोअर चेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये रहेगी मेरी थर्ड एक्सरसाइज, इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगर आप बिगिनर भी हो और इंटरमीडिएट भी हो ना, तो मैं बोलूँगा कि आप कभी कभी ना इसको स्मिथ मशीन पर जरूर परफॉर्म करना। होता क्या है, बेंच पे जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारा मेन ध्यान रह जाता है कि हम रॉड की ही मूवमेंट में लगे रह जाते हैं, रदर देन हमारी इंक्लाइन चेस्ट जो रहती है उस पर फोकस कम रहता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर तीसरे या चौथे हफ्ते एटलीस्ट एक बार स्मिथ मशीन पे, या फिर मैं तो ज़्यादा ही लगाता हूँ वैसे, हर तीसरे हफ्ते तो मेरा फिक्स ही है कि एक बार जो है इंक्लाइन इस पर जरूर परफॉर्म करनी है। तो यही क्वेश्चन था कि भाई उसकी जगह इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें मेरा थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है वो मसल पे ज़्यादा रहता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा बनता है रैदर देन दैट मशीन। हालांकि मैं काफ़ी 6-7 साल हो गए ट्रेनिंग करते हैं, मैं उस बेंच पे भी अच्छा खासा मसल कॉन्ट्रैक्शन बना लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 60 किलो 70 किलो जा रहा हूँ तो एक डर होता है कि रॉड अपने ऊपर ना गिर जाए। एज अ बिगिनर वो डर सबसे ज़्यादा हो सकता है। अगर रॉड आपके ऊपर गिरी, काफ़ी लंबा बेड रेस्ट और काफ़ी डैमेज हो सकता है बॉडी में। हमारी जिम में भी लाइव एग्जाम्पल हुआ था, गौरव भाई की छाती पे रॉड गिर गई थी, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अब तक रिकवरी नहीं हुई है और निशान पूरा छप चुका है उनकी रॉड पे। तो प्रिकॉशन लेके चला करो, हवाबाजी करने के चक्कर में छाती वाती फट जाएगी। छाती फाड़नी है वैसे फाड़ो स्मिथ मशीन पे अच्छी एक्सरसाइज करके, अपने ऊपर रॉड गिर गई। सो ये रहेगी मेरी फोर्थ एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स डिप्स जो लगाते हैं। ट्राइसेप डिप्स और चेस्ट में डिफरेंस ही होता है, हल्का सा बॉडी आगे टिल्टेड रहती है। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर सपोर्ट रहता है मशीन के अंदर, ये वाला सपोर्ट, इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे खासे लेवल पे हो, अगर आप 15-20 रेप निकाल पा रहे हो तो आप इसको बिना यूज़ करे मार सकते हो। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ इसको यूज़ करने के पीछे। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ना तो मेरा फिर से कोई बात है, कॉन्ट्रैक्शन जो है ना मेरा वो चेस्ट पे ज़्यादा रहता है। अगर मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऐसा लगता है थोड़ी बहुत झूल रही है, 2-4 रेप मेरे उस पावर में चले जाते हैं अपने आप को ऊपर नीचे घसीटने में, रादर देन चेस्ट मसल को इम्प्रूव करने में। एंड एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि भाई कार्डियो जो होता है लड़कियों के लिए बेसिकली वो पहले करना चाहिए वेट ट्रेनिंग से या बाद में। जो वर्कआउट बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल आपने परफॉर्म करना है सेम एज इट इज, जितने रेप्स और सेट्स बताए हैं। उसके बाद अभी थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा चल रही है, कार्डियो जितना थोड़ा कम परफॉर्म करोगे बेटर है, क्योंकि फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के एरियाज में हीट वेव्स का अलर्ट ऑलरेडी जारी है। कार्डियो 10 से 15 मिनट का ही रखना अपना, वो भी आप नॉर्मल इंक्लाइन वॉक, रनिंग ना कर सॉगिनेस अपनी मत बढ़ाना बॉडी के अंदर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बॉडी के कुछ पार्ट्स लटक जाएंगे, लोअर फैट हो गया आपका, ट्राइसेप का स्किन हो गया, वो लटक जाएगा। ज़्यादा रनिंग करोगे डेली बेस पे, इंक्लाइन 6 से 7 और 6.5 की स्पीड या 6 की स्पीड में वॉक करोगे, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी उसमें। ये थी डिक्लाइन डंबल प्रेस रैदर देन रॉड। मैं इस पर डंबल मूवमेंट परफॉर्म करूंगा क्योंकि मैं बाकी दोनों बेंचेस के ऊपर रॉड लेके आया हूँ, तो इसके ऊपर मैं डंबल प्रेस परफॉर्म करूंगा। मेरा 22.5 का डंबल रहेगा वो टोटल ओवरऑल सेट में। थोड़ा सा टेनिस एल्बो चल रहा है इसलिए 20 किलो का लिया हुआ है। इसमें वेट को इंक्रीज मत करना क्योंकि अब लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हो, आपको अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करना है। पार्टनर आपके पास नहीं है कि आप हैवी मार सको और वो आपके लास्ट के 2-3 मिनट में सपोर्ट कर दे। नो पार्टनर वर्कआउट सीरीज के 2 फंडे मैं बता रहा हूँ जो चला रहा हूँ मैं। चौथी 5वीं एक्सरसाइज जो रहेगी वो सेम वेट के साथ, और वर्कआउट के बीच में एक ऐसी एक्सरसाइज जो एक बारी में आपकी एक मसल को टारगेट करेगी। तो लेग डे वाले दिन हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन किया था मशीन पे। कल जब आर्म्स का डे आया था तो हमने प्रीचर सिंगल हैंड डंबल लिया था और ट्राइसेप्स के लिए रोक ली थी। सेम गोज फॉर जस्ट मसल इम्बैलेंस। शुरू से ही हम लोग इम्प्रूव करके चलेंगे। अभी मेरा ऑफ सीज़न चल रहा है एंड आई थिंक पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिबाउंड आ रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मसल में गोलाई बोलते हैं वो आ रखी है। तो ये क्वेश्चन मैं शुरू से क्यों बता रहा हूँ बार बार
कि सिंगल मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना आपने फ्रॉम डे वन ऑफ द जिम, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब 1-2 साल कंप्लीट हो जाते हैं मसल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। वो वैसे भी आएगा मसल इम्बैलेंस, क्योंकि देखो राइट हैंड में पावर ज़्यादा रहती है, इजी वेट पिक हो जाता है, लेकिन उसको ठीक ना करके एटलीस्ट हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, जो हम स्टार्टिंग के डे से ही शुरू करेंगे। मेरा चेस्ट का बेसिक वर्कआउट जितना भी आप डिप्लोमेटिकली इसको साइंस में घुसने की कोशिश करोगे, नए नए वर्कआउट्स को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, मैं देखता हूँ केबल फ्लाई लगाते हैं ये वाली मशीन जिसमें सारे के सारे शोल्डर्स एंगेज हो रहे होते हैं, ट्राइसेप एंगेज हो रहा होता है, उस एक्सरसाइज को ना परफॉर्म करके आप बेसिक जो मूवमेंट है आपकी हो गई, डंबल प्रेस हो गई, इंक्लाइन प्रेसेस, बटरफ्लाई, ये सारी मूवमेंट्स पर अगर ज़्यादा ध्यान दोगे ना स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर, तो आपका काफ़ी ज़्यादा मसल मास इंप्रूव होगा। साइंस में बिल्कुल मत घुसना, एंगल पैंगल सारे भाड़ में जाएंगे जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे और एक अच्छी डाइट लोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत बेसिक न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करो, घर का खाना जितना हो सके खाने की कोशिश करो। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करेंगे कि भाई प्रोटीन पाउडर कितना इंपॉर्टेंट है मेरी मसल रिकवरी या मसल बिल्डिंग के लिए। तो सिंपल सा जवाब है, जब मैं कॉलेज में था तो भाई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि मैं हर महीने प्रोटीन ले सकूं। मेरे पास होता था कभी 1 महीने आ गया, फिर दूसरे महीने गैप ले लिया, फिर तीसरे महीने दोबारा प्रोटीन ले लिया, वो भी 1 किलो का 1000 से 1200 रुपए का। तो वही फंडा रहता है, अगर आप प्रोटीन रिसोर्स अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जाते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसको बिल्कुल लो, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका बजट नहीं आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं अलाउ करती आपकी पॉकेट कि आप प्रोटीन लो, तो बिल्कुल भी कोई ऐसा रूल नहीं लिखा कहीं पे कि वर्कआउट के बाद आपने तुरंत प्रोटीन लेना ही लेना है। मैं देखता हूँ जिम में लोग हिलाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ अपना शेकर हिलाते रहते हैं कि जैसे ही वर्कआउट खत्म हो तुरंत गोलियां मुंह में डाल दी, अश्वगंधा शिलाजीत की और प्रोटीन पी लिया। बॉडी है, शरीर है, कोई वो नहीं है, मशीन नहीं है, गन्ने का मशीन नहीं कि चालू कर दिया तो गन्ना डालना ही डालना है, मशीन खाली नहीं चलेगी। बॉडी है, उसको ठंडा भी कर सकते हो। मैं हमेशा घर जाके प्रोटीन पीता हूँ, लोग मेरे को जिम में कभी नहीं देखेंगे प्रोटीन पीते हुए। मैं घर जाता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, 5 मिनट का पानी पीता हूँ, उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ आराम से, और फिर 10 से 15 मिनट रेस्ट करता हूँ, जो मेरा बेसिक रूल रहता है। तो बहुत सिंपल अपनी लाइफ रखो, इसको लाइफस्टाइल बनाने के लिए जाओ, इसको अपने ऊपर प्रेशराइज मत करो, इतना हार्ड मत कर दो डाइट और वर्कआउट को कि 1-2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आप खुद इससे थक जाओ। तो ये था नो पार्टनर सीरीज का पार्ट 3, हमारा डे 3, हमने चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट किया है। ये सीरीज जो चलाई जा रही है वो उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो बहाने देते हैं कि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है वर्कआउट करने के लिए, या फिर हम बिगनर हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम किसी ट्रेनर को हायर कर सकें। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद एक वर्कआउट बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार दिखाने के लिए। ऐसी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपना वर्कआउट स्किप करते हैं ये बोलकर कि मेरे पास पार्टनर नहीं है।